हाय डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होगा। आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने से जो हमारे नीट एमडीएस एस्पिरेंट्स 2024 के जो उनके साथ हो रहे इनजस्टिस या कहो तो अनफेयर या अनइक्वल ट्रीटमेंट जो उन्हें मिल रहा है, उसको उजागर करना है, ताकि सभी लोगों को ये बात अवेयरनेस फैले कि किस किस पॉइंट्स पे, किन किन जगह पर हमारी पूरी डेंटल फ्रेटर्निटी को नेग्लिजेंस या नेगलेक्ट बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली होता ही है ना, कुछ लोग सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत। ठीक है, अब पर गलत होती है, उसका अगेंस्ट में सभी लोगों को ना बोलना चाहिए। ठीक है, इसी बिहेवियर का ये नतीजा है कि हमारी पूरी डेंटल फ्रेटर्निटी को कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को इस पूरे पिछले 1 मंथ में कहाँ इनजस्टिस सामने देखने को मिली है ना, उसको समझने से पहले आपको कुछ बातें समझ लेना पड़ेंगी। तो बेसिकली देखो, मुझे तो हालांकि इवेंट्स पता हैं, बट जैसे ही ये स्लाइड मेरे सामने आई तो मुझे आप लोगों को समझाना काफ़ी आसान हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो एक विजुअल ग्राफिक्स के थ्रू बता दूं मैं आपको कि इस वक्त राइट नाउ डेंटिस्ट्री में क्या चल रहा है, और मैं साथ ही साथ इसके बाद आपको नीट एमडीएस पोस्टपोनमेंट का करंट सिनेरियो बताऊंगा कि कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें अटकी हुई हैं और कहाँ तक फाइल हमारी पहुंची है, कहाँ तक हमारी बात पहुंची है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि हमारी इनजस्टिस कहाँ हुई है हम लोगों के साथ। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको मैं ये बता दूं, देखो इस स्लाइड में बेसिकली 2 टाइम फ्रेम को दर्शाया गया है। एक तो ये प्री कोविड है, ठीक है, और ये पोस्ट कोविड। ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुनना मेरी बात। अगर बात करें हम प्री कोविड की, से फॉरेन 2K18 में क्या होता था, 2K19 में क्या होता था, 2K20 में क्या होता था, तो जो बेसिकली इन कोविड से पहले इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने का तरीका क्या था। एमडीएस तो होता था दिसंबर के मंथ में, और नीट एमबीबीएस पीजी हुआ करता था 5 जनवरी, मतलब जनवरी के फेज़ में। ठीक है, और आप देखेंगे तो इन दोनों में पैरिटी भी देखने को मिलती थी, है ना, मतलब समानता। आसपास ही एग्ज़ाम थे, तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। और फिर लगभग 3 मंथ्स के बाद ये कॉमन काउंसलिंग के फेज़ में जाते थे, जो कि मार्च में होती थी। ठीक है, उसके बाद फिर एडमिशन्स हो जाया करते थे, तो इसमें कुछ भी परेशानी नहीं थी। इन दोनों के बीच में गैप लगभग 3 मंथ्स का था, तो चलो ओके था, उसी फेज़ में रिज़ल्ट भी आना था, सब कुछ काम होता था। और यहाँ कॉमन काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इसमें, हमारे सिस्टम में। देखो, एमडीएस का एग्ज़ाम होगा, फिर नीट एमबीबीएस का एग्ज़ाम होगा, फिर जाके काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं इस नीट पीजी के एग्ज़ाम पर। इन लोगों का एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा ना, जब तक हमारी काउंसलिंग नहीं होती है, तो ये सिस्टम का बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है, जो भी डिफेक्ट है। इसकी वजह से ना हम लोगों को खाली बैठना पड़ता है बहुत टाइम तक। यही एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। चलिए, अब ये बात तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ करता था। अब हम बात करेंगे कोविड के बाद की बात, आफ्टर कोविड किस तरीके से चीज़ें डिसरप्ट हुई इस कोविड की वजह से, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। अब हम 2K21 में क्या होता है, 2K21 में नीट एमडीएस का एग्ज़ाम तो 16 दिसंबर अपने यूजुअल टाइम पे ही कंडक्ट करा लिया जाता है ना। पर नीट पीजी के वक्त कोरोना आने के कारण ये जनवरी से शिफ्ट हो जाता है डायरेक्ट सितंबर में। ठीक है, करीब लगभग 9-10 महीने बाद। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग जब ही होगी जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। उसके बाद करीब नवंबर में हम लोगों की काउंसलिंग हुई, मतलब नीट एमडीएस की भी और नीट पीजी की भी। ठीक है, अब इसमें हुआ ये कि ये लोग तो सितंबर तक अपना
मतलब प्रिपरेशन करते रहे पोस्टपोनमेंट के वक्त। बट हमारे साथ हुआ ये कि दिसंबर के बाद से हमारा एग्ज़ाम हो गया और हम काउंसलिंग का वेट करते रहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके हमारी काउंसलिंग होती है। तो लगभग ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड एकदम ब्लैंक गया हम लोगों का, जिसमें हमारी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हम लोगों को खाली बैठना पड़ा। इसके लिए हमने ना सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया केस, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि भाई हमारी एमडीएस वालों की काउंसलिंग करवाई जाए। चलो ये तो रही 2K21 की, इसके में किसी की गलती नहीं थी क्योंकि कोविड ही उसी टाइम पे आया था। पर अब बात आती है 2K 2022 में। ठीक है, 22 में क्या हुआ कि नीट एमडीएस एग्ज़ाम और नीट पीजी दोनों एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा लिए गए। बड़ी मुश्किल से करवाए थे ये भी, इसमें भी बहुत ड्रामा हुआ था, केस फाइल हुआ था। पर चलो कोई नहीं, मई में हो गया और इनका भी 21 मई को हो गया। दोनों के एग्ज़ाम में पैरिटी देखने को मिली और ओके, सबको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आई और एग्ज़ाम की काउंसलिंग करीब 15 सितंबर में जाके हुई। चलो ओके रहा, कोई भी पैरिटी देखने को मिली। अब बात करते हैं हम 2K23 की। 23 में भी बिल्कुल लगभग पैरिटी देखने को मिलती है हमें। 1 मार्च को हमारा एग्ज़ाम होता है एमडीएस वालों का और नीट पीजी का होता है 5 मार्च को। ठीक है, लगभग आसपास ही एग्ज़ाम हुए और फिर काउंसलिंग करीब 6 मंथ्स के बाद जुलाई में जाके होती है। यहाँ भी काफ़ी लंबा गैप, खाली फेज़ देखने को मिला। इसका भी काफ़ी लोगों ने अपोज़ किया था। चलो कोई नहीं, दोनों के साथ ये सेम घटना हुई तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। बट अब 2024 में कहानी बदल गई। यहाँ पर ना बहुत इनजस्टिस देखने को मिली, खासकर डेंटल वालों को। ठीक है, इसके बहुत फैक्टर्स रहे। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि सब लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ हम लोगों को ना इनजस्टिस देखने को मिली है। ये बात समझ में आनी चाहिए सभी लोगों के। जो लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप शेयर करना इस वीडियो को, ताकि एक कॉमन मैन भी समझ पाए कि आखिर डेंटल वालों को इतना अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता क्यों है। भाई हमारी क्या गुनाह है? ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे हमारी। चलो मैं आपको बताऊँगा आगे इसके भी कॉजेज़। अब हम डिटेल वर्जन में देखते हैं कि 2024 में क्या हुआ है ना। तो देखो 2024 के इवेंट्स मैं आपको बता दूं। लगभग नवंबर के मंथ में एनबी वालों ने हम दोनों के एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट डिसाइड की कि भैया एमडीएस वालों को तो एग्ज़ाम हम 9 फ़रवरी में कराएंगे और नीट पीजी एमबीबीएस वालों को 3 मार्च में कराएंगे। ठीक है, टेंटेटिव अनुमानित डेट डिसाइड हो गई। बट जब फाइनल डेट डिसाइड करने का टाइम आया, क्योंकि भाई अब तो फॉर्म फिलिंग करवानी थी, ये सब की प्रक्रिया का वक्त आया, तो फाइनल डेट भी डिसाइड करनी थी। ठीक है ना। तो एनएमसी वालों ने फाइनल डेट डिसाइड करने से पहले एक बहुत ही अच्छा काम किया। पूरे पैन इंडिया में सर्वे कराया। मतलब पूरी यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर दिए कि भाई सभी लोग ये बता दो कि एमबीबीएस वालों की 2K18 बैच की जो अपीयर होगा उसकी लास्ट इंटर्नशिप डेट कब कंप्लीट हो रही है, ताकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली अपनी इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट को डिसाइड करें और एग्ज़ाम की डेट भी करें डिसाइड। तो उन्होंने ये किया। लगभग 2 वीक लेने के बाद 9 जनवरी को उन्होंने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी। भाई हम अपना एग्ज़ाम 7 जुलाई को कंडक्ट कराएंगे। ओके, तो कितना अच्छा इनका अच्छा टेक था। पर यहीं पर डीसीआई चुपचाप सोती रही, बैठी रही। उसे कोई मतलब ही नहीं है कि उसे कोई सच, वाइल डीसीआई टेक्स नो सच इनिशिएटिव, उसने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई सर्वे नहीं कराया कि भाई डेंटल वालों तुम भी बता दो तुम्हारी इंटर्नशिप कब कंप्लीट हो रही है लास्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कोविड की वजह से कहीं डिले कर रहे हो। उसे कोई मतलब ही नहीं, वो सो रही है। ठीक है, तो यहाँ होती है इनजस्टिस नंबर 1। ठीक है, देखने को मिली। उसको भी सर्वे कराना चाहिए था। इवन देख के ही करा लेते यार, तुम लोग की एनएमसी करा रही है, हम भी करा लें। पूरा का पूरा नेग्लिजेंस है। अब चलो बात आगे बढ़ती है। अब नीट एमडीएस वालों को क्या हुआ ना कि उनको लगा कि एमबीबीएस वालों का एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है और जुलाई में हो गया है,
तो अब लगभग हमारा भी जुलाई में होगा आसपास, क्योंकि पैरिटी तो रखनी ही रखनी है गवर्नमेंट को, एससी के जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करते हुए। बट उसका अपोजिट ही हुआ ये कि उम्मीद तो थी जुलाई में एग्ज़ाम होने की, बट हमारा एग्ज़ाम और इवन डेट भी 11 दिन बाद, उन लोगों ने तो अपनी डेट डिक्लेयर कर दी, उसके 11 दिन बाद डिक्लेयर होता है कि नीट एमडीएस वालों तुम्हारा एग्ज़ाम होगा मार्च में ही हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए। अब देखो, देखने वाली बात है और समझने वाली बात है यहाँ पर। उनका जनवरी में एग्ज़ाम अनाउंस होता है, मतलब 7 जुलाई वाला एग्ज़ाम जनवरी में वो लोग इंटीमेट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और यहाँ पर देखो 11 दिन बाद 18 मार्च का एग्ज़ाम 20 जनवरी को इंटीमेट कर रहे हैं लोग, केवल 45 डेज़ प्रायर। ठीक है, तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट है? आप इस तरीके से इंटीमेट करेंगे, मतलब नियर बाय एग्ज़ाम को आप डिलेड इंटीमेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता, इसको कोई भी जस्टिस बोल ही नहीं सकता। ठीक है, और वो लोग अपना मतलब इतना बाद एग्ज़ाम है उसका वो इतना पहले ही इंटीमेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई इनजस्टिस नंबर 2। इसकी वजह से क्या हुआ ना, कि जो उम्मीद नहीं थी उस डेट आने की, तो वो डेट्स आई। इसकी वजह से एस्पिरेंट्स बहुत पैनिक में आ गए और उन्होंने इसको क्लैरिफिकेशंस के लिए डीसीआई को मेल लिख रहे हैं, एमओएच को मेल लिख रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मेल लिख रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेल, ट्वीट्स, कॉल, डिमांड्स और इवन फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन भी मिनिस्ट्री को भेजा गया, डीसीआई को भेजा गया, बट कुछ भी नहीं हुआ। आरटीआई भी फाइल्ड हुई। इस पूरे चक्कर में ना बच्चों का 1 मंथ पूरा वेस्ट हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ये कि भाई अब इन लोगों को 45 डेज़ में अपना एग्ज़ाम भी कराना है कंडक्ट, उसमें फॉर्म फिलिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, सेंटर्स भी करने हैं डिसाइड। तो इससे इनजस्टिस नंबर 3 भी सामने आ गई। इतने कम टाइम पीरियड में इन लोगों को एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने कम कर दिए। ठीक है, लास्ट ईयर करीब 76 एग्ज़ाम सेंटर थे, अब रहेगा 56। इवन पुडुचेरी में तो एक भी एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं है, वो यूटी है इंडिया की, उसमें एक भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं छोड़ा। तो ये हुई इनजस्टिस नंबर 3। ठीक है, अब गिनते रहना। और चलो ये भी हटाओ, अब आती है सबसे बड़ी इनजस्टिस। इन सब का एंड रिजल्ट क्या हुआ कि हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ 18 मार्च को डिसाइड। ठीक है, इन लोगों का 7 जुलाई, और काउंसलिंग होगी करीब सितंबर में या अक्टूबर में काउंसलिंग। ठीक है, अब आप खुद सोचिए 18 मार्च के बाद हम लोग क्या करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई फिर से वही 6 मंथ का खाली टाइम, ब्लैंक, कुछ भी करने को नहीं है भाई। और ये लोग अपना आराम से प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, 1-2 मंथ के बाद अपनी काउंसलिंग के फेज़ में चले जाएंगे। भाई ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है, बिल्कुल इनटॉलरेबल बात है कि हम लोग 6 मंथ ब्लैंक। भाई क्या मतलब है भाई एग्ज़ाम जल्दी करा तुम्हें क्या पड़ी है? चलो कोई नहीं, सबसे बड़ी इनजस्टिस सामने आई है। ठीक है, तो ये हुई आपकी इनजस्टिस नंबर 4। एक और भूल गया बताना मैं। देखो अब जो बेसिकली, जी हाँ, अभी तो एक और बात बताना भूल गया मैं। जो कुछ केरला के अफेक्टेड स्टूडेंट्स जिनकी इंटर्नशिप अभी तक 31 मार्च तक कंप्लीट नहीं हो रही है ना, तो उन लोगों के लिए कोई एक्सटेंडेड एलिजिबिलिटी का कोई नोटिफिकेशन अब तक मिला ही नहीं है साहब। एग्ज़ाम सर पे है और इन्हें पता ही नहीं है कि भाई हम लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे या नहीं। कितना बड़ा, मतलब क्या है ये सब चीज़। तो ये इनजस्टिस नंबर 5। ठीक है ना, अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5,
भाई इतना सब कुछ करा रहे हो आप, क्या मजाक कर रहे हो क्या? नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और कोई चुप है, सब चुप हैं, कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए अब और आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कि करंट स्टेटस ऑफ पोस्टपोनमेंट है, नीट MDS फ्रेटर्निटी में जो चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। किसने क्या क्या किया, किसने सपोर्ट किया, कितना क्या किसने स्टेप्स लिए। तो देखो मैं बता दूं आपको, अगर बात करें हम करंट स्टेटस ऑफ नीट MDS पोस्टपोनमेंट 2024, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी टॉप लाइन तो एकदम फेलियर रही, लाइक DCI एकदम अनसपोर्टिव, लाइक IDA जो कि बहुत बड़ी एसोसिएशन है, जिसे बस कॉन्फ्रेंस के बिजनेस से अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा कि कहाँ चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो हमारी बॉटम लाइन एक्टिवेट हो चुकी है अब अच्छे से, उसमें काफ़ी लोग अपना अपना योगदान निभा रहे हैं। लाइक मैं बता दूं आपको, डेंटल की कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, कुछ इंडिविजुअल लीडर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग हम जैसे छोटे मोटे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो मैं बता दूं आपको, इसमें NODS ने भी अपना योगदान निभाया। इसके डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे जी, जिनसे मेरी अक्सर डेली ही बात होती रहती है इसी मुद्दे पर कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। इन्होंने भी सभी MLAs को पोस्ट कार्ड्स लिखे और अपनी अपनी बात संज्ञान में डाली, और PMO को भी लेटर्स लिखे, इसमें मेरा भी योगदान रहा काफ़ी। और हमारे डॉक्टर पांडे जी, इन्होंने तो भैया पूरे प्रयास किए, किसी को नहीं छोड़ा, पूरी सोशल मीडिया पे सभी लोगों को दर्शाया कि भाई देखो इनजस्टिस हो रही है। चाहे आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को ले लो, चाहे आप रविश कुमार जी को ले लो, मतलब हर्षवर्धन जी को भी इन्होंने मेल्स लिखे, और टाइम्स ऑफ इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट को भी इन्होंने मेल्स लिखे। सब पूरे प्रयास किए, अपना योगदान अच्छे से निभाया, ठीक है। और हमारे डॉक्टर रॉबिन जी ने भी अपना जो भी किया, हालांकि मुझे पता नहीं ज़्यादा इनके बारे में। अब चौथा ग्रुप भी एक्टिवेट हो चुका है। उसने क्या किया है ना, वो पोस्टपोनमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना केस फाइल कर दिया है, ठीक है। तो राइट नाउ ये चर्चित विषय बना हुआ है कि भैया केस फाइल हो गया है, ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो चलो अब थोड़ा सा केस के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कहाँ स्थिति है, कहाँ। तो इन लोगों ने कोई पता नहीं गोंसाल्विस नाम के ऐसे में वकील हैं, उनको हायर किया है। उस सुमंत नकूला भी कोई वकील हैं, इन्होंने उनको हायर किया है। और इन लोगों ने अपनी लगभग 16 तारीख आई थिंक केस हियरिंग डेट ली है, टेंटेटिव डेट है ये। तो शायद इस दिन को ही पता चल जाएगा कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगी फर्स्ट हियरिंग वाली डेट्स में, क्योंकि मिनिस्ट्री का मन पता चल जाएगा कि क्या वो किस तरीके से चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जितनी भी फिज़िकल प्रेजेंटेशन हुई है ना DCI को लेकर या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेकर, तो उन लोगों ने तो हमारी सॉल्यूशन के अलग ही मतलब हमारी प्रॉब्लम्स के अलग ही सॉल्यूशन दिए हैं, और ऐसे सॉल्यूशन दिए हैं ना जिनको देखकर हंसी आती है बस मुझे तो। मतलब उनसे पूछा गया, भाई कॉमन काउंसलिंग करवाओगे या अलग से? तो बोलते हैं कोई नहीं, हम आपकी अर्ली काउंसलिंग करवा देंगे, आप अपना एग्ज़ाम दे लो बस, हम अपनी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करा देंगे नीट MDS वालों की। उनसे पूछा गया, भैया एलिजिबल इंटर्न्स के बारे में क्या आपका ख्याल है? कोई नहीं, आपकी डेट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे। और कर कुछ नहीं रहे लोग। अब इनसे खुद मैं पूछूं, भैया अर्ली काउंसलिंग भी करा लोगे और डेट भी एक्सटेंड कर दोगे, तो क्या ये चीज़ें दोनों होना पॉसिबल हैं?
मतलब बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है और संग संग काउंसलिंग भी करा रहा है JR1 बनने की। ये पॉसिबल ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं आपको क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। ये तो चलो अब केस में ही समझ में आएगा इन लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। पर चलो कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि देखो यार, केस फाइल तो इन्होंने कर लिया और बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक्शन लिए। केस फाइल करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। उसके लिए ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, डेटा कलेक्शन, पिटिशनर्स को हायर मतलब पिटिशनर को अप्रोच करना, उसके साइन डॉक्यूमेंट सिग्नेचर लेना, गूगल फॉर्म्स में डेटा को कलेक्ट करना और रेपुटेड लॉयर को भी हायर करना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। ठीक है, डेफिनेटली ये मुश्किल होता है, ठीक है ना, बट इन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत थैंक्स हूँ। इस सभी लोगों ने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया, क्योंकि अब सो कॉल्ड DCI और हमारे IDA और टॉप कोचिंग सेंटर्स वाले जितने भी डेंटल वाले लोग हैं ना, ये टॉप क्लास कोचिंग्स हैं, वो चुप हैं, एकदम शांत, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। उन्हें कम से कम सामने आना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। अब थोड़ा सा नेगेटिव भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अब देखो, पांडे जी पे लोगों ने ये भी बोला है कि भाई आप तो MBBS की, एक्चुअली ये RTI एक्टिविस्ट हैं और MBBS के हैं ये, तो इनके बारे में ये लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग हमारे फ्रेटरनिटी में क्यों आ रहे हो? तुम क्या व्यूज़ के लिए आ रहे हो क्या, या एंगेजमेंट चाहिए आपको, या आपकी फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज़ करने के लिए आ रहे हो? बट ऐसा लोगों का मानना है। मैं यहाँ पर किसी की क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा। मैं बस फैक्ट्स प्रेजेंट करने आया हूँ, जो हो रहा है, जो मेरे को सुनने में आया है, जो मेरे को मैसेज प्राप्त हुए हैं, बस। ठीक है, इनके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो पोस्टपोनमेंट वाले बच्चे हैं कि भाई इनको मनी कलेक्शन करना है बस, और ये मनी कलेक्शन करके ऑन द नेम ऑफ पोस्टपोनमेंट पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बोली जा रही है, भाई ये लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये डेटा का कहीं लास्ट में मिसयूज़ ना करें। देखो, ऐसा एलिगेशंस हैं, मुझे कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, बस इतना कहने का मतलब है। और मैं संग ही संग इन लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो बस यही मेरा सबसे कहना है कि एक रिक्वेस्ट और है कि एटलीस्ट शेयर दिस वीडियो यार, क्योंकि एटलीस्ट तो मेरा कोई पर्पज़ ये नहीं है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलूँ यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव। मेरा बस ये है कि लोगों को पता चले कि हमारी डेंटल वालों को कहाँ कहाँ नेग्लिजेंस मिलती है। ये पर्पज़ है इस वीडियो का बस। तो एटलीस्ट शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, not just so everyone knows the current status of the postponement, but also everyone becomes aware of the injustice happening within our dental fraternity. Okay, so myself Dr. Nityam Singh, I have completed my BDS from Aligarh Muslim University. हम लोग मतलब वी ऑफन शेयर सच इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम। मैं जॉब पे हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी मैं देखो पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि पोस्टपोनमेंट पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। वो लोग बोल देंगे कि हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रेडी हैं और आपकी जो डेट्स हैं एलिजिबिलिटी वो एक्सटेंड कर देंगे बस। ऐसी सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे डेंटल जॉब्स अपडेट से जुड़े हैं, जो कि बेसिकली इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप, तीनों पर हैं हम लोग। हम सभी अपडेट्स देते रहेंगे आपको रिगार्डिंग जो भी डेंटिस्ट्री में हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, ठीक है। सो इसी के संग थैंक यू सो मच, गुड नाइट।